सर। हाँ। सर आपने जो वो टेलीग्राम का जो लिंक भेजा है ना, उसमें से वो क्लास 12 है, वो ही लेना है ना सिर्फ? नहीं, 11 की ले लो ना, 11 की। तुमको और 11 तीनों का तीन जब। लेना है? तीन तीन लिंक भेजिए आपने। हाँ, और क्या। तुमको ओके। अगर कोई 11th का टॉपिक रिवाइज कर रहे हो तो तुमको उसमें वो मिल जाएगा ना, ओके। सॉल्यूशन मिल जाएंगे। हम्म। और यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लेना तो यू विल गेट टू नो। वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं हर चैप्टर के लिए अलग अलग। तो जब भी तुमको कोई भी टॉपिक रिवाइज करना है यू कैन डायरेक्टली रिवाइज। ठीक है। ओके। इट विल टेक टाइम, धीरे धीरे होगा। ठीक है। जैसे 2 महीने में अभी मैंने ऑलमोस्ट 5 लेक्चर अपलोड कर दिए। ऐसे पूरा 1 साल के अंदर हो जाएगा। ठीक है। बट इफ यू गाइस हैव एनी डाउट इन ऑन एनी स्पेसिफिक टॉपिक, ड्रॉप इन दैट डाउट वाला जो बॉक्स है। ठीक है। मैं जब भी टाइम मिलेगा रिकॉर्डिंग उस पर अपलोड कर। सर पर हमारे से वो मैसेज नहीं हो रहा उसमें। ओके, मैं एनेबल कर दूँगा। ओके। मैं कर दूँगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ट्राई करिए। करंट इज गोइंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये is given as di by dl, that means current per unit length. ठीक है। एक्चुअली तो करंट इनफाइनाइट होगा because the sheet is infinite, but current per unit length that is flowing is given by k, di by dl, and it is uniform. सर। हाँ। सर ये जो आपने मतलब पॉइंट बी लिया था अभी, वो फिगर 1 में लोकेट करके दिखाना एक बार। इस वाले फिगर में हाँ। इधर है ना पॉइंट, शीट के नीचे। सपोज करो तुम्हारी जो सीलिंग है, राइट, तुम्हारे जैसे इमेजिन करो तुम्हारे घर पे जो सीलिंग है वो इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट है, ऐसा मान लो। नॉर्थ टू साउथ किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और उससे डी डिस्टेंस नीचे इमेजिन करो। समझ में आ रहा है? दिस इज सीलिंग। ऐसा मानो उस सीलिंग में करंट फ्लो कर रहा है, और उससे डी डिस्टेंस नीचे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल। तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स लेंगे अलग अलग। आई बात समझ में कि नहीं? यस सर, क्लियर। समझ में आ रहा है? देखो ये कैसे तुमको एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे अलग अलग, और ये डिस्टेंस चेंज करते जाना पड़ेगा। कभी एलिमेंट तुम इधर लोगे, कभी एलिमेंट तुम लेफ्ट हैंड साइड में लोगे।
आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ बेटा। सर वो सेकंड फिगर दिखाओ ना। सर वो लिमिट्स एक बार कैसे ली, वो एक बार दिखाओ ना। देखो तुम इस पॉइंट पी से तुम एंगल मेजर कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट लाइन? परपेंडिकुलर टू पी से जो परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। ये तुम्हारी परपेंडिकुलर लाइन है, इससे तुम एंगल थीटा मेजर कर रहे हो। तो ये एलिमेंट्स तुम्हारे इंफिनिटी तक है ना, तो देखो एंगल थीटा बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है। तो जब तुम इंफिनिटी पे चले जाओगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई/2 हो जाएगा। दिस विल बिकम ऑलमोस्ट पैरेलल, यू कैन से। इज हाँ इट सर, क्लियर? समझ आ गया, हाँ। ऐसे प्लस पाई/2 और माइनस पाई/2। लिख लिया सबने? सर एक मिनट।
सर डन। सर डन। Okay. Okay, good. The topic is what will be the magnetic field due to a revolving charge. A charge is moving. Let's say the charge on it is q, and it is moving with a speed v. So at any given instant of time, the velocity vector will be tangential to the circle. Okay, and you wish to find out magnetic field at the center. Okay, so now you can apply the basic fundamental law that we learned in the very first class before the Biot-Savart law. याद है ये वाला फॉर्मूला? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू v क्रॉस r अपॉन r क्यू. याद आ रहा है? यस. तो इसको अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ना. व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर इन दिस केस? You can see radial position vector is radially inverse and that is tangential. So both the angle, both the vectors will make an angle of right angle, that is 90 degree. तो जब तुम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी आर साइन 90 विच इज 1. So finally you will have q v म्यू नॉट क्यू वी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. ओके, ये लिख लो इसमें.
also. ठीक है ना? अब देखो अगर कोई चार्ज पार्टिकल if it is moving at a very high speed, let us say, then there are few more terms that can be associated with that kind of circular motion. Okay, it will become more apt to include angular velocity omega, that is also equal to 2 pi f. F is frequency. Okay, this you already know. And time period is the inverse of frequency, which can be related with 2 pi r by v as well. ठीक है ना? ये समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है ना? इफ आई सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू ओवर हियर, देखिए यहाँ पे क्या आया था, म्यू नॉट क्यू वी अपॉन 4 pi r square. What I am doing is I am writing this as mu naught q divided by twice of r times 2 pi r by v. समझ में आ रहा है? What is 2 pi r by v? Time period. In time period is inverse of frequency. So now this same expression now can be written as mu naught upon 2r times qf. Now there is a similarity between current carrying loop. The expression for current carrying loop was mu naught I by 2r. You remember that? On at the center of a current carrying loop, the magnetic field was mu naught I by 2r. Now, if you see this expression for a point charge moving in a circular path, okay, but with very high frequency, then current can be replaced with QF. Is that clear? So QF is nothing but the rate of flow of charge. At any given point on the, let's say you have taken this point. So every second this charge Q is crossing it F times. That is the meaning of frequency. Frequency is number of oscillations, number of circular turns per second. तो एक सेकंड में ये चार्ज Q चार्ज कितनी बार क्रॉस कर रहा है इस पॉइंट को? F times. So if you multiply Q and F, you can say every second QF charge is flowing. That is nothing but current. Okay. So QF can also be written as Q omega by 2 pi. Okay. That means your current will be charged into frequency. This expression you should know. And magnetic field now can be written in the form of mu naught Q omega upon 4 pi r. So these are alternate expressions which could also be asked in the examination. Okay, please write them down.
डन सर। Okay. Now, if you have to find out magnetic field at a point on the axis of the circle on which the charge is revolving, okay, then you have to make use of right hand thumb rule and apply the same formula what we have learned for a current carrying loop. So, what was the formula there? Mu naught I, you remember? Mu naught I r square upon twice of r square plus x square to the power 3/2. तो यहाँ पे हमको सिर्फ I को ही correspondingly equivalent terms में लिखना है और I का एक्सप्रेशन हमने क्या निकाला था अभी अभी देखो q ओमेगा by 2 pi और qf any one will do. यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया so your result of magnetic field at a point on the axis of a revolving charge will be given by this expression. सर सर ये आई बताओ ना कैसे आए। इसमें क्या कभी इसके पहले नहीं समझ में आया था ये वाला नहीं सर। देखो ये लेट्स से एक पॉइंट लिया तुमने ठीक है ना देख रहे हैं यस। अब ये इस पॉइंट पे चार्ज क्यू एक सेकंड में कितनी बार क्रॉस करेगा अगर फ्रीक्वेंसी ऐसा है तो if the frequency of rotation is there so how many times this charge q will cross that point f times ना yes or no हाँ यस। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में टोटल चार्ज एक सेकंड में कितना क्रॉस हुआ क्यू एफ क्यू आई। क्यू एफ हाँ क्यू। ठीक है ना क्यू चार्ज इज ऑन द पार्टिकल and that particle crosses f number of times every second. So what is that? Rate of flow of charge. उस पॉइंट से चार्ज क्यू एफ एवरी सेकेंड पास हो रहा है तो क्यू एफ एम्पियर विल बी द करंट और एफ को हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा बाई 2 पाई लिख सकते हैं ऐसे आएगा समझ हाँ में आ सर गया पता चल गया। तो अब तुमको ये याद रखना है ना दिस इज अ वेरी यूजफुल एक्सप्रेशन और इसको तुमको सॉल्व करना आना चाहिए ओके सर। ये लिख लिया सबने you are not expected to remember any of the formula in the examination you will have to derive it with the basic knowledge of Bayes-Savart law बट आपको अगर थोड़े बहुत रिलेशनशिप याद हैं तो इट विल हेल्प यू गेट टू दिस फाइनल रिजल्ट फास्टर अगर आपको करंट पता है करंट को क्यू ओमेगा बाई 2 पाई लिख सकते हैं इसको आप करंट कैरिंग लूप मान सकते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अदरवाइज रिमेम्बरिंग एवरी फॉर्मूला इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल
हो गया सबका? हाँ यस सर हो सर। गया। अब देखो, देयर इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रिंग, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रिंग एंड इट हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा. Now that ring is rotating. What will be the magnetic field at its center? बताइए, किसी का आया? देवर्षिया, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. यस सर। हाँ बोलो बेटा, कैसे करेंगे? ये रिंग रोटेट कर रही है ओमेगा से. हाँ कीर्तन, तुम बताओ बेटा. हाँ सर वो पहले आर्क पे मैग्नेटिक सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड करने की फॉर्मूला थी म्यू नॉट आई बाई टू आर. तो उसके अंदर आई के जगह क्यू इंटू चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी रखेंगे और क्यू को लेमडा इंटू टू पाई आर और एफ को ओमेगा बाई टू पाई. तो उससे जो लास्ट में आंसर आएगा वो म्यू नॉट लेमडा ओमेगा बाई टू. यस.
तो इसमें और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. एक पॉइंट चार्ज का जो हमने किया था ना पहले, instead of point charge you can assume that this charge is spread across the entire periphery. सर हाँ बेटा. ये फिर से समझाओ ना. कौन सा वाला? यही वाला, ये रोटेटिंग वाला यूनिफॉर्म रिंग. वही समझा रहा हूँ बेटा. देखो हमने पहले ये किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिवॉल्विंग चार्ज. यस. तो इसमें एक पॉइंट चार्ज रोटेट कर रहा था. हाँ. अब तुम ऐसा अज्यूम करो ये पॉइंट चार्ज पूरे के पूरे सर्कमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. हाँ. अज्यूम करो ऐसा. तो नाउ दिस इज योर चार्ज रिंग. ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर, पता चल गया. तो अब ये चार्ज रिंग पे अगर तुम कोई भी पॉइंट लेते हो, लेटर से यहाँ पे तुमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे ये चार्ज जो टोटल चार्ज Q है विच इज लैम्डा टाइम्स 2 पाई r, ये इसको एवरी 1 सेकेंड इट विल क्रॉस f टाइम्स. ये जो टोटल चार्ज Q है वो इस पॉइंट को क्रॉस करके जाएगा कि नहीं जाएगा एवरी सेकेंड f टाइम्स? हाँ जाएगा. बस. तो इसका करंट कितना हो गया? Q हाँ इंटू F. पता चल गया सर. ठीक है, सबको समझ में आया बच्चों? किसी को डाउट है? तो इसका सेम रिजल्ट आएगा. नो सर. instead of charge Q you will replace that with lambda. ठीक है. now using this, ये लिख लो पहले, फिर मैं आपको आगे का क्वेश्चन देता हूँ. सर. हाँ बेटा. सर लेकिन बायो सेवर्ट्स लॉ तो हम पॉइंट चार्ज के लिए लगाते हैं ना, और इसमें तो यूनिफॉर्मली पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है. क्या बेटा? देखो हमने जो यहाँ पे डेराइव किया ना उसी चीज को एक्सटेंड करना है. अगर तुम निकालना चाहते हो बाइट सेवर्ट लॉ की हेल्प से तो भी कर सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा. ट्राई करके देखो. तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आई जस्ट गिव यू हिंट, यू ट्राई आफ्टरवर्ड्स. तुम अज्यूम करो कि यहाँ पे चार्ज यहाँ पे कोई चार्ज है इन अ रीजन ऑफ dx. ठीक है, dl मान लो. तो इस पे चार्ज कितना होगा? लैम्डा dl है ना. और ये लैम्डा dl यहाँ पे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में. तो ये जो चार्ज dq है, इस चार्ज dq का सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा? dq v क्रॉस r म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r क्यूब. तो अगर तुम बेसिक डेरिवेशन करके सॉल्व करोगे तो भी तुम्हारा फाइनली रिजल्ट वही आएगा. ठीक है ना. जो ऑलरेडी हम चीज डिराइव कर चुके हैं उसको हम लोग फिर से क्यों रिपीट करें? दैट इज द पॉइंट. अगर तुमको एग्जाम में ये फॉर्मूला याद नहीं आता ये वाला तो फिर तुम बाइट सेवर्ट लॉ से प्रूव कर लो एंड सरप्राइजिंगली यू विल गेट द सेम रिजल्ट बिकॉज दिस इज फिजिक्स. The result by any process should come out to be same. आई बात समझ में? तो बाइट सेवर्ट लॉ से भी अप्लाई करो, सेम ही आएगा. ये लिख लिया सबने? यस सर. ठीक है. अब इसके अंदर जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आ सकता है दैट इज ऑफ अ डिस्क. तो देयर इज अ डिस्क, ठीक है, which has a uniformly charge distributed on its surface. That charge density is given as sigma. Okay, and it is rotating now with omega.
It is rotating about its axis with omega. What will be the magnetic field at a point x, at a distance x from the center of the disk on the axis? ठीक है, ये अब आप ट्राई करिए. मैंने हिंट दे रखी है क्या करना है आपको, कैसे रिंग्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स लेनी है. It is already given. You have to just look after the calculation part. इसमें इंटीग्रेशन में थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन सोच समझ के करना है. फाइनल रिजल्ट इज आल्सो गिवन. ये जो एक्सप्रेशन है डीबी का जो मैंने लिखा है यहाँ पे एक्सिस पे, दिस इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2. ठीक है ना, उसी को हमने यहाँ पे मैनिपुलेट किया. इंस्टेड ऑफ डी आई यू विल सब्स्टिट्यूट सिग्मा ओमेगा आर डी आर. अब नाउ दिस इज द ट्रिकी पार्ट. इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? जितने भी एलिमेंट्स हैं रिंग में, डिस्क पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सेंटर पे रेडियस 0 है और पेरिफेरी पे रेडियस कैपिटल आर है. ये डिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर है. तो सारी रिंग्स का डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस. उनको सिंपली इंटीग्रेट करके टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे?
क्या करोगे देखो, आपको ऐसे कुछ करना पड़ेगा। आर क्यूब को लिख दोगे तुम आर स्क्वायर आर डी आर, और नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो दे रखा है, नाउ यू हैव टू पुट द सब्स्टिट्यूशन। x is constant, remember x is not, कर सकते हो आगे कि मैं करके दिखाऊं? तो ये वाला जो सर एक्सप्रेशन हो जाएगा। हो जाएगा ना, ये जो एक्सप्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो गया? म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा, तो कांस्टेंट है, 2b कांस्टेंट है। अब जो आर डी आर था उसको हमने लिख दिया टी डी टी, ये सर ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर को हम लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा टी क्यूब, और इसको इंटीग्रेट करना है। लिमिट्स विल अकॉर्डिंगली चेंज, लिमिट्स हो जाएगी तुम्हारी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? सर ये लास्ट में लिमिट चेंज बताओ ना एक बार। हाँ सर मुझे भी नहीं पता था। अरे यार आर की वैल्यू 0 डालोगे लोअर लिमिट में, तुमको यहाँ पे टी की लिमिट डालनी है ना। इसमें वेरिएबल क्या है, टी है ना, एक्स थोड़ी है, आर थोड़ी है। तो तुमने जो रिलेशनशिप निकाला था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी की लिमिट निकालने के लिए तुम क्या लिखोगे, आर की वैल्यू 0 डालोगे लोअर लिमिट में, और अपर लिमिट में आर की वैल्यू कैपिटल आर डालोगे। हाँ हाँ पता चल गया। तो टी की लिमिट्स क्या हो गई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका अंडर रूट, ठीक है ना। हाँ सर इसीलिए आंसर नहीं आ रहा, लिमिट 0 से आर डाल रहा था गलती से। थोड़ा दिमाग लगाओ, भगवान ने दिया, यूज करो उसे।
सबका आ रहा है रिजल्ट अभी? आ गया सबका कि नहीं? ठीक है, तो चलो आप लोग बाद में ट्राई कर लेना। लिख लिया सबने? नाउ द न्यू सर एक मिनट टॉपिक। एक्सप्रेशन दिखाओ ना वो उसका। ये वाला? नहीं नहीं, सब आंसर पहले लिखा था ना अपना। अच्छा ये वाला। हाँ बस ये। हाँ सर हो गया सर। हाँ, अब देखो एम्पियर सर्कुलर लॉ इज यू कैन से quite analogous to Gauss law. Gauss law in electrostatics states that surface integral of E dot ds, that is flux, is always equal to charge enclosed upon epsilon naught, Q enclosed by epsilon naught, right? That same thing in analogous terms can be specified for a line integral. Now there is a distinction. वहाँ पे surface integral था, यहाँ पे line integral. So if you take the line integral, ठीक है, any arbitrary shape path you can choose, and then if you find b dot dl, b dot ds in this case, then the current that is threading through the, threading मतलब समझ रहे हो, which is crossing the loop, उस loop के अंदर से cross करके अगर निकलता है, then magnetic field, oh sorry, line integral of b dot dl will be equal to mu naught times I threaded. या वहाँ पे q by epsilon naught था, यहाँ पे mu naught times I threaded है. तो अब ये वाला डायग्राम बना लो, फर्स्ट डायग्राम सब बना लो.
ठीक है, देखो इसको हम लोग समझते हैं। सपोज करो ये भी हमने क्या सिंपल केस लिया है, दैट देयर वाज ओनली वन सिंगल current carrying wire. It doesn't carry a wire, it's a straight infinite long wire. So if I keep my magnetic needle at different places, there will be no deflection in it. But the moment current is passing through the infinitely long wire, because of the magnetic field, the magnetic needle will align itself along the direction of magnetic field. तो ये needle अपने आप को align कर रही है. This gives you the direction of what? This gives you the direction of the magnetic field. ठीक है, but इसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, let's say this red thing is a plain sheet and this wire is threading through it. This black one is a wire which is threading through it. Okay, then that means it is perpendicular to the plane containing this sheet. Now if you place iron fillets, then magnetic field lines can be visualized with the help of the direction in which iron fillets are aligning themselves. तो यहाँ पे concentric circles बन जाएंगे, ठीक है, and there will be more crowding near the wire and less crowding away from it. That means magnetic field will be stronger near to the wire. ठीक है. Now if I draw any closed loop around it, मैं अगर इसके अराउंड कोई भी क्लोज लूप लेता हूँ, छोटे से ऑफ एनी शेप, दिख रहा है आपको कि नहीं? I have taken this as my closed loop such that this current carrying wire is threading through it. This current carrying wire is threading through it. Then B dot dl. Okay, here it is written ds, that means the length ds. यहाँ पे लेंथ दिखा रखी है ना, ये वाली. तो b डॉट ds, इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन इंटीग्रल. और क्लोज है, ठीक है, मतलब इट्स अ लूप. तो अगर मैं किसी भी क्लोज लूप के लिए लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करूंगा b डॉट dl, it will be equal to mu naught I. What is this I? I is the current which is threading through the assumed loop. ये loop का shape मैं कुछ भी ले सकता हूँ. I can choose any loop, any shape. This is Ampere's circuital law. आई बात समझ में? This is Ampere's circuital law. ठीक है. Now let's look at the proper statement of it. देख लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, लिख भी लीजिए.
ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, तुमने एक देखो यहाँ पे एक लूप अज्यूम किया, दिख रहा है ये लूप, क्लोज लूप है, और यहाँ पे तुम छोटे छोटे एलिमेंट्स लोगे डीएल on that loop. The shape of the loop can be any arbitrary shape. It need not be circular. Okay. So what you have to do is you have to find out the magnetic field at this point on this element, that is dl element, length element, which is, let us say, b. Okay. And the wires. Remember that it is written the loop is taken which is closed and plane. ठीक है, तो लूप बनना चाहिए और प्लेनर लूप होना चाहिए. Now this cross I1 and I2, it indicates that two current wires are crossing it. There, the direction of current is into the plane of the screen. And for I3, the current is coming towards you. That means out of the screen. So because of I1, I2, I3, there will be some magnetic field at this current element, this length element dl. Let's say that direction is B. So if I do B dot dl, that means if I take the integral of line integral of all the B's at different locations, ठीक है ना, हर जगह पे अलग अलग डायरेक्शन हो सकता है, कुछ जगह पे पैरेलल हो सकता है, कुछ जगह पे परपेंडिकुलर हो सकता है लेंथ से. तो जब मैं इसका पूरा लाइन इंटीग्रल फिनिश करूंगा फॉर ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब मैं यहाँ से लेके ये सारे एलिमेंट्स को कवर करता हुआ फिर से मैं यहीं पे आ गया, दैट इज लाइन इंटीग्रल. At every place I have calculated B dot dl and integrated it for the entire loop. That value will be equal to mu naught I. That value will be equal to mu naught I. ठीक है ना. तो ये जो करंट I1, I2 and I3 है, we will call that as threading the loop. The technical term will be threading the loop. सर हाँ बोलो बेटा. सर ये करंट का जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट डायरेक्शन है वो पता नहीं चला. करंट तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना है ना, ऊपर से नीचे. अरे ऐसे वायर नहीं हो सकते क्या, 5-6 वायर. करंट का एक डायरेक्शन है, बट एक वायर में एक करंट का डायरेक्शन है. बट इफ लेट्स से यू हैव 5 वायर, ये एक वायर है, इसमें करंट अंदर जा रहा है. अच्छा ऐसा. ओके हाँ, ओके. देखो मैं समझाता हूँ. तो दोस्तों ये तुम्हारा लूप है और तुम्हारा एक वायर जा रहा है ऐसे, इधर से जा रहा है, दूसरा वायर इधर से जा रहा है, तीसरा वायर इधर से जा रहा है, चौथा वायर इसके बाहर है लूप के. तो कुछ वायर्स में करंट ऊपर आ रहा है, कुछ वायर्स में करंट नीचे जा रहा है. तो जब तुम इसको यहाँ से देखोगे, टॉप से देखोगे, तो तुमको ये ऐसा फिगर दिखेगा. आई बात समझ में? यस सर. तो सर ये जो म्यू नॉट आई है वो टोटल करंट है. यस, आई थ्रेडेड है वो. ओके. द करंट विच इज थ्रेडिंग थ्रू द लूप. जो करंट, जैसे इस केस में क्या है, I4, I5 is not threading the loop, so that will not contribute to B dot dl. Only I1, I2, I3 will contribute. And now you will have to also consider which currents to be taken as positive and which current is to be taken as negative. तो उसके कुछ rules हैं that we will see tomorrow. ठीक है ना. So Ampere's circuit law we will finish tomorrow and then we will do doubts of current electricity. So tomorrow I am planning one extra class also in the evening. तो जितने भी डाउट्स हैं इनको आप ट्राई कर लीजिए.